हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से हमने पढ़ी है इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसका एंडोस्केलेटन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी हमने पढ़ रखा है। तो आज बारी है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करने की। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम रिप्रोडक्शन इन बेलेनोग्लॉसिस। अब ये दो मीन से होता है। पहला तो है इसका सेक्सुअल और दूसरा है इसका एसेक्सुअल। ज़्यादातर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही रेयर इंस्टेंस में देखा जाता है, मतलब कि ये ज़्यादा स्पीशीज़ में नहीं होता है। यहाँ मैं आपको एक स्पीशीज़ का एग्जांपल दूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी बुक्स में दिया भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं हमारी कोर्स की, उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, तो फिर ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम्स में इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिए। बेलेनोग्लॉसिस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें होता है दो टाइप से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और इसमें हमको रीजनरेशन भी देखने को मिलता है। अब रीजनरेशन क्या होता है? जैसा कि आपने लिजर्ड में देखा होगा, लिजर्ड की अगर पूंछ टूट जाती है, उसकी टेल अगर डिटैच हो जाती है, जैसे कि कोई बिल्ली अगर उस पर अटैक करती है तो वो अपनी टेल जो है वो छोड़ देती है, वो इंटेंशनली छोड़ देती है। तो फिर कुछ टाइम बाद जो है उसकी टेल रिकवर हो जाती है। तो यही होता है हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस। तो ये चीज़ हमको अपने बेलेनोग्लॉसिस, अपने एकॉन वॉर्म में भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट टूट गया या फिर अलग हो गया, तो वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बहुत ही ज़्यादा ही कैपेबल होता है रीजनरेट करने के मामले में, ठीक है ना। तो यही होता है इसका पावर ऑफ रीजनरेशन। आप इसका कोई भी पीस अलग कर दिए, इसका प्रोबोसिस, इसका कॉलर, इसका ट्रंक, कुछ भी अगर ये अलग हो गया तो ये अपने आप ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रीजनरेशन। अब बात करेंगे हम इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, वो गिलक्राइस्ट ने दिया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको। कौन सी स्पीशीज़ में? बेलेनोग्लॉसिस की एक स्पीशीज़ है कैपेंसीज। बेलेनोग्लॉसिस कैपेंसीज एक इसकी स्पीशीज़ है जिसमें इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था। क्या होता है इसमें? इन समर सीजन its posterior part will divide into a number of bits and each bit will divide into a separate individual। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, समर सीजन में बेसिकली मई जून में इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब वो चाहे सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो। तो यहाँ पे होता क्या है, इनका जो ट्रंक पार्ट होता है, इनका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, वो जो है बिट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो बिट्स अलग अलग होके, सेपरेट होके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती हैं। जी हाँ, वो बिट जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपका कॉलर भी आ जाएगा, प्रोबोसिस भी आ जाएगा, और धीरे धीरे करके उसमें सारे पार्ट्स, इसके सारे बॉडी पार्ट्स इसके डेवलप हो जाते हैं और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा आप, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कई बार, और हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाए। जिन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया था बेलेनोग्लॉसिस में, उनका नाम है गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारे बेलेनोग्लॉसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, और एसेक्सुअल में हमारा सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेल बेलेनोग्लॉसिस होगा और फीमेल बेलेनोग्लॉसिस होगा। इनमें जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। अब इससे क्या समझ में आता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होने का मतलब ये है कि हम इनको ऊपर से देख के नहीं पहचान सकते कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है, ठीक है ना। वो हमको पता चलेगा इनके गोनाड से, जो कि मेल्स में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं?
टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, और जो हमारा ओवरी होती है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारा ओवा यानी कि एग। इसमें क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके वीडियोस में। इसकी जब हमने एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्फोलॉजी पढ़ी थी, इसका हैबिटेट पढ़ा था, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी उसमें। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता बेसिकली ऐसा है कि इसमें जो है बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं लार्वा। और जो हमारे बेलेनोग्लॉसिस का लार्वा होता है, जो इंटरमीडिएट लार्वा फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टर्नेरिया लार्वा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और टर्नेरिया लार्वा जो है ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस पे अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो आप इसको बाखूबी याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कायदे से, आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, जो हमारा बेलेनोग्लॉसिस है वो असल में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से ये बड़ा होता है, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर उसके बाद हमारा उसका डेवलपमेंट होगा, लार्वा फॉर्म होगा, हमारा टर्नेरिया लार्वा फॉर्म होगा, फिर उसके बाद वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन की। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मई और जून, मेच्योर स्पर्म्स एंड ओवा एस्केप इनटू द सराउंडिंग सी वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में मैं डिफरेंस बता दूँ आपको कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें जो हमारे गैमीट्स हैं यानी कि हमारे जो स्पर्म हैं जो कि मेल रिलीज़ करता है, और हमारे ओवा हैं जो कि फीमेल रिलीज़ करती है, वो जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं। पर फ्यूज़ करते हैं कहाँ, फ्यूज़ करते हैं वो बॉडी के बाहर फ्यूज़ करते हैं। दे फ्यूज़ आउटसाइड द बॉडी। उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर हो सकता है। अब वो बॉडी के बाहर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा बेलेनोग्लॉसिस है, ये मराइन एनिमल है, तो इसका फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली सी में होगा, वाटर में होगा, ठीक है ना। और ये कोई भी मीडियम हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका सॉइल में भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, आपका लैब में भी कराया जा सकता है, वाटर में भी हो सकता है, और ग्राउंड पे भी हो सकता है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता कुछ ऐसा है कि जो उसके स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। बेलेनोग्लॉसिस में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। Thus fertilization is external in Balanoglossus. ओके, होता कौन से सीजन में है, ये होता है बेसिकली समर्स में। समर्स में कब, मई या जून के सीजन में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे इसके एम्ब्रियोनिक और प्री लार्वल डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे जो आप पहली लाइन देख रहे हैं, फिगर देखिएगा, फिगर ABCDEF, ये वाले जो फिगर्स हैं इन पे ध्यान दिएगा। अभी इसकी बात करेंगे हम। द जाइगोट प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन अंडरगो क्लीवेज विच इज़ होलोब्लास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है वो जो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करता है। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज बेसिकली वही होती है, वो क्लीवेज होती है जिसमें दो सेपरेट ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बी, फिगर बी में आप देखिए, फिगर बी में आप देखिए यहाँ पे दो सेपरेट आपके ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला फिगर है, यहाँ पे दो सेपरेट हमारे ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू स्फीयर ऑफ ब्लास्टोमर्स द मोर्यूला। ये जो ब्लास्टोमर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया है मोर्यूला। कौन सा है ये हमारा फिगर, ए है हमारा जाइगोट, बी है हमारा सेल स्टेज, सी है हमारा मोर्यूला। तो ये जो हमारा सी वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नथिंग बट द मोर्यूला। और ये मोर्यूला होता कैसा है, मोर्यूला जो है अपने आप को
रीऑर्गेनाइज करता है, रीऑर्गेनाइज करके वो एक हॉलो कैविटी क्रिएट करता है, एक स्फेरिकल एम्ब्रियो बनाता है, जिसको हम बोलते हैं सीलोब्लास्टुला या फिर ब्लास्टुला भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये अंदर से हॉलो होता है असल में। ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके एक स्फेरिकल बॉडी बनाते हैं। वो स्फेरिकल बॉडी जो होती है अंदर से हॉलो होती है। ये आप सी वाला फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा रीअरेंज होके क्या बना है, हमारा सीलोब्लास्टुला बना है, या फिर हम इसको ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे इसकी कैविटी की। इसमें एक कैविटी पाई जा रही है, देखिए आप, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लास्टोसील लिखा है। तो इसके बीच में हमें जो कैविटी देखने को मिलती है उसको हमने नाम दे रखा है ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला रिजल्ट्स इन अबाउट 6 to 15 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्ट 6 to 15 आवर्स के अंदर ही इसका जो ब्लास्टुला है वो फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, विद इन 12 to 24 आवर्स एंड इन्वेजिनेशन स्टार्ट्स इन ब्लास्टुला विच deepens to form the archenteron that open outside through blastopore। अब देखिए यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, उसका क्या नाम है, आर्केंटेरॉन नाम है उसका। फर्टिलाइजेशन के मतलब इसके बाद क्या होता है, 12 से 24 घंटे के बाद एक इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है ब्लास्टुला में, जो कि एक डीप सा स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए यहाँ पे डीप हो रहा है ना, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या बनाता है, आर्केंटेरॉन बनाता है, जो कि बाहर को ओपन होता है थ्रू व्हाट, थ्रू ब्लास्टोपोर। ये जो पोर है इसको उन्होंने नाम दिया है ब्लास्टोपोर। ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर बाद में ये जो पोर है ये क्लोज हो जाती है। कुछ टाइम बाद ये पोर जो है, ये जो हमारी ब्लास्टोपोर है, ये कुछ टाइम बाद क्लोज हो जाती है। अब जो एम्ब्रियो है हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गैस्ट्रुला। फिगर एफ देखिए आप, ये है हमारा गैस्ट्रुला। ये फिर क्या करता है, ये अपनी लेंथ को बढ़ाना स्टार्ट करता है, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसका पोस्टीरियर और इसका एंटीरियर एंड जो है वो इसकी पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस पे एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डायग्राम को सही से देखिएगा और थ्योरी को साथ साथ में पढ़िएगा तो आपको बहुत सही समझ में आएगा। बाकी मैं हूँ समझाने के लिए आपको। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो है, नाउ द टिप ऑफ द आर्केंटेरॉन इज पिंच्ड ऑफ एज अ सीलोमिक वेसिकल कॉल्ड प्रोटोसील। अब जो हमारा आर्केंटेरॉन बना था, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे करके बन गया है, यही है हमारा आर्केंटेरॉन। ये जो है क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है, पिंच्ड ऑफ एज अ सीलोमिक वेसिकल कॉल्ड प्रोटोसील। ये पिंच्ड ऑफ होके, ये वहाँ से हट के थोड़ा सा डिटैच होके ये क्या बना लेता है, एक सिलोमिक वेसिकल बना लेता है, जिसको हमने प्रोटोसील कहा है। प्रोटोसील इज नथिंग बट द सीलोम ऑफ प्रोबोसिस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। किसमें बताया था, ये मैंने डिस्कस किया था, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी बता रखा है। और मैंने जो इस पे वीडियो बनाया था, इसके सीलोम पे, हमारे बेलेनोग्लोसिस के, हमारे एकॉन वर्म के सीलोम पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है ना। अगर आपने इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लिए, क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को ही नहीं समझेंगे, इसके बॉडी पार्ट्स को ही नहीं समझेंगे तो आपको इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लिए, उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो देख सकते हैं पहले जाके। ठीक है, और इसके सीलोम को भी सही से पढ़ लिएगा, वरना यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। इसकी मैंने फाइलम हेमिकोडाटा की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है यहाँ पे, आर्केंटेरॉन से जो है हमारा क्या बना है, प्रोटोसील निकला है। तो ये जो चीज़ है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीरोसिलस है। हमारे जो सीलोम का ओरिजिन है, हमने पढ़ रखा है अपने पहले वीडियो में कि हमारे जो सीलोम है बेलेनोग्लोसिस का, वो एंटीरोसिलस होता है। जी हाँ, ये यहीं पे होता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है हमारे आर्केंटेरॉन से। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ डेवलप होगा। तो इस तरह से जो हमारे उससे पिंच्ड ऑफ होके निकलेगा, हमारा प्रोटोसील निकलेगा, तो यहीं पे ये क्या हो जाता है, इसका ओरिजिन हमने मान लिया है एंटीरोसिलस है ये।
ठीक है ना। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है उससे हमारी गट फॉर्म होती है। द रिमेनिंग पोर्शन मार्क्स द फ्यूचर गट। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए मूव करते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे इसके लार्वल डेवलपमेंट की। जो हमारा बीच में इंटरमीडिएट लार्वा फॉर्म होता है, टर्नेरिया लार्वा फॉर्म होता है, वो असल में फॉर्म कैसे होता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नीचे वाली आप रो देखिएगा डायग्राम्स की, GHI to J। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसील द इनर ऑफ द अर्ली गट मूव टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस एंड ओपन आउटसाइड थ्रू अ माउथ। अब क्या होता है, इसके प्रोटोसील के फॉर्मेशन के बाद जो इसकी इनर गट होती है, जो इनर गट होती है इसकी, वो जो है इसके वेंट्रल सरफेस की तरफ मूव करती है और वो क्या बनाती है, आउटसाइड को ओपन होती है। वो क्या बनाती है, वो बनाती है हमारे मेलानोग्लोसस का माउथ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि इसका माउथ जो होता है इसके वेंट्रल सरफेस पे होता है। वेंट्रल सरफेस इसका वही सरफेस है जो कि ग्राउंड पे क्रीप करता है, वही है इसका वेंट्रल सरफेस। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या बनाता है, वहाँ पे इसका माउथ ओपन होता है। द गट इज नाउ रीजनेटेड इनटू ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब जो हमारी गट है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है किसमें, ईसोफेगस में, स्टमक में और इसकी इंटेस्टाइन में। ये तीनों स्ट्रक्चर इसकी गट जो है वो फॉर्म कर लेती है। उसके बाद देखते हैं हम, द इंटेस्टाइन ओपन टू आउटसाइड बाय एनस फॉर्म एट द साइड ऑफ द क्लोज्ड ब्लास्टोफोर। अब जहाँ पे इसकी ब्लास्टोफोर क्लोज हुई थी, ये देखिए ई स्ट्रक्चर, आप देखिए ई वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे इसकी ब्लास्टोफोर जो थी वो क्लोज हुई थी। ये देखिए, ये रही, यहाँ पे इसकी ब्लास्टोफोर क्लोज हुई थी। अब यहीं से इसका एनस निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे एनस बन गया इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है इसका एनस। जहाँ पे हमारी ब्लास्टोफोर क्लोज हुई थी वहीं से अब इसका एनस की ओपनिंग आ जाती है। बाय दिस टाइम द एम्ब्रियो बिकम यूनिफॉर्मली सीलिएटेड एंड एस्केप फ्रॉम एग मेम्ब्रेन ऑन 7th डे टू लीड अ फ्री स्विमिंग लार्वल लाइफ। अब क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है उस पर बहुत सारे सीलिया आ जाते हैं, यूनिफॉर्मली सीलिएटेड, यानी कि इसकी पूरी बॉडी पे बहुत यूनिफॉर्मली सीलिया डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे सीलिया आ जाते हैं। उसके बाद ये जो है 7th डे, इसके डेवलपमेंट जब हो जाता है उसके 7th डे जो है, ये उसकी एग मेम्ब्रेन, इसकी जो एग मेम्ब्रेन होती है उससे डिटैच हो जाता है, उससे हट जाता है और फिर वो कुछ टाइम के लिए एक फ्री स्विमिंग लाइफ अचीव करता है। ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा लार्वा फॉर्म हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्नेरिया लार्वा। यही हमारा वो इंटरमीडिएट लार्वा है जो कि हमारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को डिनोट करता है। ओके, चलिए तो फिर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, अब हम बात करेंगे टर्नेरिया लार्वा की। ये फिगर देखिए आप, ये टर्नेरिया लार्वा का फिगर है। ठीक है ना, टर्नेरिया लार्वा वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जे मलर इन 1850। अब इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है कि टर्नेरिया लार्वा किसने दिया था, क्योंकि ये जो है, ये टर्नेरिया लार्वा जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है, ये अभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। अब हम देखेंगे ये होता कैसा है। इट इज़ अ क्लियर ग्लॉसी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लॉसी इन अपीयरेंस एंड ट्रांसपेरेंट विद एन ओवल बॉडी रेंजिंग अप टू 3 mm इन साइज़। इसकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों होती है इसमें, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है इसमें, और ये ग्लॉसी होता है अपीयरेंस में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका साइज़ क्या होता है, अबाउट 3 mm होता है ये साइज़ में, इसी के आसपास इसका साइज़ होता है। ठीक है ना, इट हैज़ अ वेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन बॉडी, a posterior terminal anus and gut differentiated into an esophagus, stomach and intestine। अब इसकी बॉडी के पार्ट्स आप देख लिए क्या हैं, वही नॉर्मल पार्ट जो हमने एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में पढ़े थे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है इसमें। होता क्या है, एडल्ट में और टर्नेरिया लार्वा में होता है साइज़ का डिफरेंस, और कुछ फीचर्स होते हैं हमारे, जैसे कि आई स्पॉट होता है, वो भी आप आगे देखेंगे इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसका वेंट्रल माउथ प्रेजेंट है, इसका एनस बताया है, इसकी गट जो है वो डिफरेंशिएटेड है ईसोफेगस में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। जो बीच में आप देख रहे हैं ये इसकी गट है, ठीक है ना। और ये इसकी ओवल बॉडी है, यहाँ पे एनस है, यहाँ पे माउथ है। ओके, द सीलिया फॉर्म टू बैंड्स ऑन द बॉडी सरफेस। अब यहाँ पे आपको सीलिया के दो बैंड दिखेंगे इसकी बॉडी पे, वो भी हम देखते हैं अभी कहाँ पे दिखते हैं हमको बैंड्स। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए, the anterior ciliary band or circumoral band takes up a winding course over the preolar surface and form a posterolateral loop. Its cilia are short and serve to collect food. यहाँ पे क्या है, सिलियरी बैंड जो है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमोरल बैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओरल। ओरल क्या डिनोट करता है, हमारे माउथ को डिनोट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्री ओरल लूप बनाता है, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे ये लूप बनाता है, यहाँ पे ये लूप फॉर्म कर रहा है, किसका, सीलियरी बैंड का ये लूप एक फॉर्म कर रहा है। और वो सीलिया जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और उनका काम क्या होता है, वो फूड को कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमारा जो ये लार्वा है, टर्नेरिया लार्वा है, ये बहुत ही माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है फीड करता है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन यही है, फूड को कलेक्ट करना है हमारे ये वाले सीलियरी बैंड का फंक्शन। अब बात करते हैं द पोस्टीरियर सीलिएटेड बैंड और द टीलोट्रॉक occur as a ring in front of anus. Its cilia are long and serve as locomotor organ. अब क्या है, देखिए ये जो आप बैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये पोस्टीरियर सिलियरी बैंड है, जिसको हमने क्या बोला है, टीलोट्रॉक नाम दिया है इन्होंने इसको यहाँ पे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हमारे जो लार्वा है उसको लोकोमोशन प्रोवाइड करना, ठीक है। लोकोमोशन यानी कि मूव करने में ये हेल्प करता है, हमारे लार्वा को फ्रीली स्विम करने में हेल्प करता है। ये हो गया हमारे पोस्टीरियर सिलियरी बैंड का फंक्शन। अब दूसरी बात करते हैं, द एंटीरियर एंड is an apical plate of thickened epidermal cells which bears a pair of eye spot or ocelli and a tuft of sensory cilia called tuft और ciliary organ। अब बात करते हैं हम इसके एपिकल रीजन की। इसका जो एपिकल रीजन है वहाँ पे जो है एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बहुत सारी एपिडर्मल सेल्स होती हैं, वो एक थिक सी लेयर फॉर्म करती हैं, एक प्लेट बनाती हैं, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, ये हमारे टर्नेरिया लार्वा का एक स्पेशल फीचर है कि इसके जो लार्वा है उसमें आइज़ प्रेजेंट होती है। बट हमने एडल्ट में कहीं आइज़ पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं। जी हाँ, इसके टर्नेरिया लार्वा में आइज़ प्रेजेंट होती हैं, बट इसके एडल्ट फॉर्म में आइज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ठीक है, इस फीचर को नोट करिएगा आप, उसको हम ओसले भी बोल सकते हैं। और एक फीचर इसका देखिए, ये जो इसका एपिकल रीजन है, यहाँ पे एक सीलियरी टफ्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, इसमें शो नहीं है डायग्राम में, पर कुछ इस तरह का यहाँ पे एक सीलियरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस दिखाया गया है आपके टर्नेरिया लार्वा का, डायग्राम देखिए आप। अभी हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं, ख़त्म नहीं हुआ है अभी। चलिए मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा अब आप। इसकी जो आइज़ हैं, इसकी आइज़ कप शेप्ड होती हैं, जो कि एक क्लियर मटेरियल से भरी हुई होती हैं। दे आर फिल्ड विद क्लियर मटेरियल कंस्टिट्यूटिंग लेंस। और क्लियर मटेरियल होता क्या है असल में, वो होता है लेंस। इसकी जो आई स्पॉट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो लाइट आती है ये लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टर्नेरिया लार्वा जो है बेसिकली वो लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी लाइट से, मतलब इसके जो आई स्पॉट्स हैं उनके थ्रू ये लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे जाके डिसअपियर हो जाती हैं, वेस्टीज हो जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे, सेल्स ऑफ द कप आर प्रोवाइडेड विद पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स। अब इसके जो कप सेल्स होते हैं, इसके आई के जो कप सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कलर्ड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें हम क्या है, द प्रोटोसील इज द फॉर्म ऑफ थिन वॉल्ड सैक इज प्रेजेंट एंड ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू अ हाइड्रोपोर। इसका जो प्रोटोसील है वो जो है बाहर को ओपन होता है थ्रू अ हाइड्रोपोर, जो कि आगे जाके हमारी प्रोबोसिस पोर बन जाती है।
हम पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में कि हमारे प्रोबोसिस में 1 पोर होती है, कॉलर में 2 पोर होती हैं, ट्रंक में 2 पोर होती हैं, जिनसे कि हमारा क्या बनता है, सीलोमिक फ्लूइड बनता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करते, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है, इसके एक्सटीरियर को एक हाइड्रोपोर खुलती है। ओके, हाइड्रोपोर नाम क्यों दिया है, इसीलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ से पानी अंदर जाता है। देखिएगा आप, जब इसका मेटामॉर्फोसिस होगा, जब ये एडल्ट में अपना कन्वर्ट होगा, तो इसी पोर के थ्रू हमारा वाटर बाहर निकल जाता है और हमारा जो लार्वा है वो थोड़ा पतला सा हो जाता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। टू द राइट ऑफ द हाइड्रोपोर लाइज अ पल्सेटिंग हार्ट वेसिकल। अब ये जो हमारी पोर है, ये जो हमारी हाइड्रोपोर है, या फिर इसको हम प्रोबोसिस पोर भी कह सकते हैं, इसके राइट पे हमको दिखेगी एक हार्ट वेसिकल, ये रही। ठीक है, नोट करिएगा ये पॉइंट्स को। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अब बात करेंगे हम इसके मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, लार्वा जो है हमारा कुछ टाइम तक वो प्लैंक्टोनिक लाइफ अपनी लीड करता है, आराम से अपना पानी में इधर उधर घूमता है, खाता पीता है। फिर उसके बाद होता है उसका मेटामॉर्फोसिस, वो चेंज करने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, वो क्या करता है, एडल्ट फॉर्म में अपने कन्वर्ट होने लगता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द साइज इज रिड्यूस प्रोबेबली ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। वही बात मैंने आपको बताई, इसके हाइड्रोपोर जो है उसके थ्रू इसका वाटर अब बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने लगता है, तो इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होने लगता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी, सबसे पहले क्या होता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होने लगती है। किस कलर में आता है, ये हमारा रेडिश कलर में या ब्राउन कलर में ये हमारा देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे वही कलर ही अटेन करने लगता है। इसके सीलरी बैंड्स डिसअपियर हो जाते हैं, इसके सेंसरी सीलिया, इसका आई स्पॉट, ये सब पहली बार में यही सब चीज़ें डिसअपियर होने लगती हैं। बॉडी बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक बाय अपीयरेंस ऑफ 2 कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड द ट्रंक रीजन इज एलोंगेटेड। अब क्या होता है, ये जो हमारा लार्वा है इस पे 2 कॉन्स्ट्रिक्शन आते हैं। 2 कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेंगे, वो हमारे लार्वा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड दोज 3 पार्ट्स आर द प्रोपोसिस, कॉलर एंड द ट्रंक। और जो इसका ट्रंक पार्ट है वो इलोंगेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्रंक पार्ट होता है वो इसका लॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा ट्रंक पार्ट, ये हमारा इसका ट्रंक पार्ट है, ये सबसे बड़ा है ना। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे 2 कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होते हैं, जो कि इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या है, हमारा प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। अब जो हमारी हाइड्रोपोर हमने पढ़ी थी वो क्या बन जाती है, वो प्रोबोसिस पोर में डेवलप हो जाती है। उसको अब हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस पोर। अब जो हमारा एनिमल है वो पानी के नीचे जो है फ्रीली स्विम करता है, मतलब अपनी एक बेंथोनिक लाइफ अपनी अचीव कर लेता है। वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाता है, और एडल्ट फॉर्म में हमारा क्या होता है, उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है, इनमें भी पोर्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा एडल्ट बेलेनोग्लोसिस। तो ये हो गए इसके जनरल फीचर्स। ये था हमारा ये वाले फाइलम का लास्ट, ये जो था हमारे हेमिकोडर्टा का, हमारे बेलेनोग्लोसिस का लास्ट वीडियो था। इसके सारे वीडियोस मैं अब अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा फाइलम हेमिकोडर्टा ख़त्म होता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमा को। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।